और सुबह हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ पढ़ लिया था, थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक टर्म्स। बेटा जो थर्मोडायनामिक है उनके टर्म, उनमें अच्छा एक आता है सिस्टम। बेटा जो थर्मोडायनामिक है उसके अंदर एक होता है सिस्टम, अच्छा दूसरा होता है सराउंडिंग, और तीसरा होता है स्टेट। देखो बेटा, सिस्टम है, सराउंडिंग है और स्टेट, तीन टर्म्स हैं थर्मोडायनामिक की लैंग्वेज के अंदर। तीन टर्म ये यूज होते रहते हैं। देखो एक होता है सिस्टम, बेटा एक सिस्टम है, अच्छा दूसरा होता है सराउंडिंग, और तीसरा होता है स्टेट। तो पहले सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करेंगे, अच्छा उसके बाद सराउंडिंग को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट को। तो पहले आते हैं सिस्टम पे। अच्छा देखें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, बेटा कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी तजुर्बा करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिन चीज के ऊपर तजुर्बा होता है, जो चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, जिन केमिकल्स को हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं, जिन केमिकल्स के ऊपर लेबोरेटरी में हम तजुर्बा करते हैं, तो उन केमिकल्स के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम। देखो, द पोर्शन, देखो बेटा पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, बेटा ये पोर्शन है किसका, यूनिवर्स का, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स का वो पोर्शन जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसको आप यूज करें प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें, जिसके ऊपर आप रिसर्च करें, इज कॉल्ड सिस्टम। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो बेटा उसको हम कहते हैं सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज करते हैं ये फ्लास्क है, ठीक है, और इसके अंदर हम तजुर्बा कर रहे हैं किसके ऊपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखो बेटा जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, मगर थोड़ी देर के बाद कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, एक्चुअली बन जाता है जिंक सल्फेट जो कलरलेस है, प्लस कॉपर बन जाता है। अच्छा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट के दरमियान। बेटा जिंक है और कॉपर सल्फेट, उनके दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और जो ब्लू कलर था वो कलरलेस हो गया। ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो कलरलेस हो गया, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पे। बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन 0 है, कॉपर का है +2, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। जिंक क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन, और कॉपर में रिडक्शन हुई है, कॉपर 0 हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिडक्शन हुई है, तो एक रिडक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो इनको हम कहेंगे सिस्टम। बेटा जो इसके अंदर केमिकल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिस्टम बोलेंगे। जो इनके अंदर बेटा केमिकल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, हम सिस्टम कहेंगे। और ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर जो है वो सराउंडिंग है। बेटा ये बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर जो है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग, जो सिस्टम पर एक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो बेटा ये रिएक्शन फ्लास्क है, ठीक है, ये रिएक्शन फ्लास्क है, इसके अंदर ले रही ईस्टर, और वाटर, ईस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ईस्टर वाटर, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेटा ये सिस्टम है। क्योंकि जिन केमिकल्स के ऊपर हम तजुर्बा कर रहे हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम। बेटा जिन केमिकल्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिन केमिकल को आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जो केमिकल्स अंडर ऑब्जर्वेशन है उनको हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब रिएक्शन फ्लास्क के अंदर जो भी केमिकल्स हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। और रिएक्शन फ्लास्क का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक बाहर हमने थर्मोस्टेट लगा दिए। थर्मोस्टेट टू मेंटेन टेम्परेचर, इस रिएक्शन फ्लास्क का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या रख दिया मैंने, बेटा थर्मोस्टेट है ये, थर्मोस्टेट है जो सराउंडिंग में है, और ये क्या करेगी, टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। जो रिएक्शन फ्लास्क का टेम्परेचर इसको थर्मोस्टेट मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट बेटा सराउंडिंग में आ जाता है। थर्मोस्टेट किस में आता है, सराउंडिंग के अंदर। या बेलून है उसके अंदर हम गैस भर लेते हैं, तो जो बेलून के अंदर आप गैस भरेंगे, एयर भरेंगे, उसको हम सिस्टम बोले, ठीक है। बेलून की वॉल्स होंगी, वो बाउंड्री होगा, उसके बाहर जो कुछ है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो बेटा जिन केमिकल्स के ऊपर हम तजुर्बा कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केमिकल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या होते हैं, रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होती है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या होती है, रियल या एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को क्या कर देती है, अलग कर देती है, दोनों को सेपरेट कर देती है, ठीक है। अब आते हैं सराउंडिंग पे। जब द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। देखो बेटा द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा, सिस्टम के अलावा जो पोर्शन उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। या द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which may act on system which may act on system, जो सिस्टम पर एक्ट करे,
यूनिवर्स का पोर्शन जो सिस्टम पर एक्ट करता है उसको कहते हैं सराउंडिंग। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच मेक ऑन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर is hydrolyzed in reaction flask। देखो ईस्टर के आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं रिएक्शन फ्लास्क के अंदर, ईस्टर की आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं रिएक्शन फ्लास्क के अंदर, which is placed in thermostat। which is placed in thermostat, then ester and water is called system। बेटा ईस्टर वाटर को क्या कहेंगे हम, ईस्टर वाटर क्या होंगे, सिस्टम होंगे। फ्लास्क इज रियल बाउंड्री, and thermostat बेटा जो थर्मोस्टेट है इज कॉल्ड सराउंडिंग। थर्मोस्टेट को हम कहते हैं सराउंडिंग। अब आते हैं स्टेट। बेटा अब क्या है, स्टेट है। द कंडीशन of system is called state। जो सिस्टम की कंडीशंस हैं बेटा उसको डिस्क्राइब करेगा स्टेट। स्टेट दो होती हैं, एक होती है इनिशियल, इनिशियल से मुराद है एक्सपेरिमेंट करने से पहले वाली कंडीशन। बेटा देखो इनिशियल से मुराद है एक्सपेरिमेंट से पहले वाली कंडीशन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम बिफोर इट सफर्स एनी चेंज इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। इनिशियल से मुराद है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, जो सिस्टम होगा उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम नोट करेंगे और इनिशियल प्रेशर हम नोट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे हम, तो दोबारा हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर मालूम करेंगे, फाइनल प्रेशर मालूम करेंगे, फाइनल वॉल्यूम, ताकि हमें पता चले कि सिस्टम में क्या तब्दीली आई है, जो सिस्टम के स्टेट्स में कौन सी चेंज आई है, उसको हम कहते हैं फाइनल स्टेट। तभी सिस्टम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जब उसकी इनिशियल स्टेट भी स्पेसिफाइड हो और फाइनल स्टेट जो वो भी स्पेसिफाइड हो। इसका मतलब है सिस्टम को आप तब तक कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक उसकी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं हो। इसका मतलब है कोई भी आप तजुर्बा करते हो ना, तजुर्बा करने से पहले जितनी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा, सिस्टम की जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आपको मालूम करनी पड़ेंगी। और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो दोबारा उसके अंदर देखोगे चेंज क्या आई है, वॉल्यूम में क्या चेंज आई है, टेम्परेचर में क्या तब्दीली आई है, प्रेशर में कितनी तब्दीली आई है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम में क्या चेंज आई है, सिस्टम में कितनी चेंज आई है। सिस्टम में चेंज को तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब इनिशियल स्टेट भी स्पेसिफाइड हो
और फाइनल स्टेट जो सिस्टम की वो भी स्पेसिफाइड हो। तो जो स्टेट है वो सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक होता है इनिशियल स्टेट, स्टेट दो है बेटा, एक होती है इनिशियल स्टेट, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम बिफोर इट सफर्स एनी चेंज इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। पेपर देखो बेटा, इनिशियल स्टेट का मतलब है जब भी कोई सिस्टम है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वाली जो कंडीशन है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने की जो पहले वाली कंडीशन है उसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन उसकी सिस्टम की, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। अब आते हैं फाइनल स्टेट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आफ्टर it undergoes any change is called final state. The change in state, the change in state, बेटा जो स्टेट में चेंज आती है, जो स्टेट में तब्दीली आती है, चेंज इज डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग। बेटा चेंज जो आएगी वो क्या करेंगे हम, किस तरह मालूम करेंगे, कंपेयर करेंगे फाइनल और इनिशियल को, ठीक है। जिस तरह देखें, लोग कंपेयर करते हैं एक हुकूमत के दौर को दूसरी हुकूमत के दौर से, कि भाई इमरान खान के दौर में महंगाई का रेशियो क्या था, अभी क्या है, मतलब इस तरह की चीजें कंपेयर की जाती हैं कि भाई इस दौर में इन चीजों के रेट ये थे, घी का ये रेट था, या जो आटा था उसका ये रेट था, पेट्रोल का ये रेट था। अब इसमें क्या तब्दीली आई है, कौन सी चीजों के रेट बढ़े हैं, कौन सी चीजों के रेट कम हुए, तो पता चलेगा कि उनमें क्या चेंजेस आई हैं, उनके रेट में कितनी तब्दीली आई हैं। तो सिस्टम में भी इस तरह ही है, तो सिस्टम के रेट में भी क्या आ जाता है बेटा, चेंज, सिस्टम में भी चेंजिंग आ जाती है, मतलब उसके अंदर प्रेशर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, टेम्परेचर के अंदर। और ये चेंज तभी मालूम कर सकते हैं जब इनिशियल और फाइनल स्पेसिफाइड हो, तभी चेंज को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है द चेंज इन स्टेट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। बेटा फाइनल और इनिशियल को कंपेयर करेंगे आप लोग, तब पता चलेगा चेंज का। तो अब देखो डेल्टा टी, ये होगा T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा T2 फाइनल और T1 क्या, इनिशियल। तो चेंज इन जो टेम्परेचर आएगा सिस्टम में, जो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी वो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है E2 माइनस E1। डेल्टा वी, V2 माइनस V1। डेल्टा पी, P2 माइनस P1।
डेल्टा H2 माइनस H1, इसका मतलब है चेंज के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। बेटा ये चेंज इन एंथैल्पी है। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। हम तो चेंज के लिए क्या करते हैं हम, बेटा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा अब आते हैं स्टेट फंक्शन। देखो बेटा दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखी है बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, इजीली मेजर हो जाती हैं। एक होती है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है स्मॉल होती हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते, मगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम लेबोरेटरी में इजीली मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को इजीली हम मेजर कर सकते हैं। तो दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बेटा दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which depend upon initial and final state, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करें, इनिशियल पे डिपेंड करें और फाइनल पे, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। और पाथ भी डिपेंड ना करें। आर स्टेट फंक्शंस, उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो बेटा स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करें, वे पे डिपेंड ना करें, पाथ भी डिपेंड ना करें, वे पे डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टीज। वो वे कोई भी इख्तियार कर लें, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड कोई भी अप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पर, ये डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल पे। बेटा ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जो पाथ भी डिपेंड नहीं करती हैं, और ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पे, इनको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शंस। ठीक है, तो वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, बेटा इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और स्टेट फंक्शंस। ये बेटा स्टेट फंक्शंस हैं, ये स्टेट फंक्शंस हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, और ये डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल पे। अच्छा, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन। बेटा जो वर्क है और हीट है स्टेट फंक्शन नहीं है, दे आर पाथ डिपेंडेंट। बेटा ये पाथ पे डिपेंड करती हैं, तो वर्क और हीट जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा तो बेटा ये था थर्मोडायनेमिक टर्म्स, और उनमें सिस्टम भी हमने पढ़ लिया,
सराउंडिंग भी पढ़ लिया और स्टेट भी हमने पढ़ लिया। अब सिंध की बुक में एक टॉपिक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो भी हम आपको पढ़ा देता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, those properties which do not depend upon amount of material। बेटा ये वो प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। अमाउंट को आप हाफ कर देंगे तो इन प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट को डबल करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर है बेटा, जिस तरह टेम्परेचर है कि अगर सपोज करते हैं पानी को हम गर्म करते हैं, 1 किलोग्राम पानी लिया है, उसको हमने गर्म किया है, उसको हमने हीट दी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उसके अमाउंट को हम हाफ कर देंगे, अमाउंट को आधा आधा कर देंगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे अमाउंट को, आधा किलो एक में आधा किलो दूसरे में, फिर भी इसका टेम्परेचर 50 रहेगा। अगर उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे फिर भी इसका टेम्परेचर 50 रहेगा। 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे फिर भी इसका टेम्परेचर 50 रहेगा। तो इसका मतलब है ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट को हाफ करने से हाफ नहीं होती है बेटा, अमाउंट को हाफ करने से ये प्रॉपर्टीज हाफ नहीं होती, मतलब अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं मगर इंटेंसिव है। अच्छा, उनमें बेटा एग्जांपल क्या है इसका? देखो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। वाटर को देखो, वाटर बॉयल होता है 100 पे, अमाउंट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, बेटा विस्कोसिटी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। सरफेस टेंशन, ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी, जो एक्चुअली रेशियो है मास और वॉल्यूम का, बेटा डेंसिटी है आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बेटा मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं मगर उनका जो रेशियो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम बेटा दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है मगर उनका रेशियो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। रेफ्रिजरेटर इंडेक्स, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा, बेटा ये सभी क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। वेपर प्रेशर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। पढ़ा था हमने वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज
those properties which depend upon amount of material. बेटा ये वो प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं और अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट को डबल करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाएगी, अमाउंट को हाफ करेंगे वैल्यू हाफ हो जाएगी। देखिए वॉल्यूम है, जब अमाउंट को हम डबल करते हैं वॉल्यूम डबल हो जाता है, अमाउंट को हम हाफ करते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाता है। मास है, जब अमाउंट को हम बढ़ाते हैं डबल करते हैं मास का वैल्यू डबल हो जाती है, मोल की वैल्यू डबल हो जाती है, एंथैल्पी डबल हो जाती है। इसका मतलब भी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मटेरियल, बेटा ये अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल, बेटा मास, वॉल्यूम, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट के, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट के। अगर अमाउंट बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोल भी बढ़ जाएंगे, मास भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी ठीक है, एंथैल्पी ये भी अमाउंट पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी अमाउंट पे डिपेंड करती है। और गिव्स फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। और इसके अलावा एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो बेटा ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अच्छा ये किसका होता है? सॉल्यूशन का। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अच्छा ये किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करता है सोल्यूट का अमाउंट पे। बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है किस पर? सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। हम जो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ये प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर वो प्योर लिक्विड नहीं है, ठीक है, जिस तरह समुद्र का पानी है ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर साल्ट डिजॉल्व है, तो वो डिपेंड, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा। बेटा जो समुद्र के पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर साल्ट डिजॉल्व है, सोल्यूट डिजॉल्व है। और जितने सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ेगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट,
आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं किस पर, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंजिंग आ जाएगी फिर, या वेपर प्रेशर के अंदर भी चेंजिंग आ जाती है सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करेगा अमाउंट पर। और यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर, ये है प्योर लिक्विड का बेटा, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन के हवाले से। तो बेटा जो सॉल्यूशन होता है ना, जो प्योर लिक्विड नहीं होता, सॉल्यूशन होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट, उनका वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक अमाउंट पे डिपेंड कर रही है और दूसरी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है जो अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, उनकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। अमाउंट डबल करें, हाफ कर दें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाली प्रॉपर्टीज पर, जबकि नीचे वाली प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ जाता है। अमाउंट को डबल करने से डबल हो जाती है, अमाउंट को हाफ करने से हाफ हो जाती है ये प्रॉपर्टीज। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थी बेटा, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ा दी। यहाँ इस बुक में तो नहीं है मगर मैंने आपको वहां से पढ़ा दी है। अब आते हैं कुछ और चीजें हैं जिनमें इंटरनल एनर्जी है बेटा, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल बेटा, ये सम है किसका, जितने भी सिस्टम की पॉसिबल एनर्जीज हैं, इट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज ऑफ सिस्टम। बेटा जितने भी सिस्टम की पॉसिबल एनर्जीज हैं, जितने भी सिस्टम की पॉसिबल एनर्जीज हैं, उनके सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, वो सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअली सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। बेटा काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, मोशन से। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऑल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वंडर वाल्स फोर्स, ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जितने टाइप की बेटा बॉन्डिंग है, जितने किस्म की बॉन्डिंग है, मतलब एटम्स के दरमियान बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड, एटम्स के दरमियान सपोज करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडर वाल्स फोर्स, इस सब एनर्जी को
उन सब एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जितने किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितने किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बॉन्ड, उसके आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, या वंडरवाल्स फोर्स की जितनी भी टाइप्स हैं, तो जितने किस्म की जो बॉन्डिंग है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी सम है। अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें एक आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा मॉलिक्यूल्स की मोशन इन ऑल डायरेक्शन। बेटा ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मॉलिक्यूल की मोशन है ऑल डायरेक्शन के अंदर। मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, उस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अपनी मीन पोजीशन पर रोटेट भी करते रहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर रोटेट भी करते रहते हैं। तो तीन किस्म की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर है। बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीन किस्म की है, माना मॉलिक्यूल की मोशन तीन किस्म की है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोशन इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन मूव करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है। ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, बांड की वाइब्रेशन होती है, जो बांड्स हैं उनकी वाइब्रेशन। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी इन सबका सम है। जितने भी किस्म की मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की, बेटा जितने भी मॉलिक्यूल्स की टाइप की मोशन है, उन सबको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सारे मोशन का सम है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है फिर, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल जो एनर्जी है, जितने किस्म के बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों का सम है। या इंटरनल एनर्जी, जितने भी किस्म की सिस्टम की एनर्जीज हैं, बेटा जितने भी किस्म की सिस्टम की एनर्जीज हैं, जितने भी सिस्टम की पॉसिबल एनर्जीज हैं, उनके सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी। बेटा किसी भी सिस्टम की आप एग्जैक्ट या एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि सबका सम है ना। बहुत ज्यादा टाइप की एनर्जीज हैं जो इंटरनल एनर्जी के अंदर, बहुत ज्यादा ऑल पॉसिबल एनर्जीज हैं, उनको आप एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को आप मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेट को आप मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, वी कैन डिटरमाइन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल में जो चेंजिंग आती है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आती है, वी कैन मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजिंग आती है उसको मेजर कर सकते हैं। बेटा इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजिंग आती है उसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है हम डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं, जो बराबर होता है E2 - E1।
सिस्टम की एंथैल्पी में जो चेंज आती है उसको मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट को आप मेजर नहीं कर सकते, मगर सिस्टम में जो चेंज आती है, सिस्टम की एंथैल्पी में जो चेंज आती है डेल्टा ई को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, मगर जो इसके अंदर चेंज आती है डेल्टा ई की वैल्यू को हम कई मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है एंथैल्पी। एंथैल्पी के अलावा बेटा हीट होती है और वर्क। तो देखो एनर्जी की जो एक्सचेंज है, बेटा सिस्टम जो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, सिस्टम देखो अपनी जो एनर्जी को एक्सचेंज करता है वो दो तरीके से करता है। देखो सिस्टम अपनी एनर्जी को चेंज किस तरह करता है, एक हीट के जरिए। देखो एनर्जी चेंज किस तरह की सूरत में होगी, एक हीट की सूरत में। जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा या एक्सचेंज करेगा, सिस्टम क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से, मतलब सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग। अच्छा, जब टेम्परेचर के अंदर चेंज होती है, देखो टेम्परेचर जब चेंज होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जब चेंजिंग होती है, तो क्या होता है बेटा, हीट की एक्सचेंज होती है। हीट की क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ द हीट। इसका मतलब है एनर्जी दो तरीकों से चेंज होती है, एक तो वर्क की सूरत में बेटा, एक तो वर्क की सूरत में। तो इसका मतलब है जो हीट है वो भी एनर्जी का फॉर्म है, और जो वर्क है वो भी एनर्जी का फॉर्म है। देखो हीट और वर्क दोनों एनर्जी के फॉर्म है, तो इसका मतलब है एनर्जी की एक्सचेंज होगी वो दो तरीके से हो सकती है, एक हीट की सूरत में और दूसरा वर्क की सूरत में। तो वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है, और जो हीट है वो भी बेटा एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, और हीट क्या होगा, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। बेटा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो हीट है, बेटा क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अब देखो, अगर सपोज कहते हैं सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, देखो बेटा सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा हीट की सूरत में सराउंडिंग की तरफ। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का कम है, तो जो हीट की एक्सचेंज होगी वो होगी सराउंडिंग सिस्टम की तरफ हो। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब है हीट का ट्रांसफर नहीं होगा फिर। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है तो बेटा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा फिर। अच्छा, अब दूसरा है वर्क। ठीक है बेटा, वर्क क्या, मैकेनिकल फॉर्म होता है एनर्जी का, मैकेनिकल तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम होता है। देखो वर्क इज डन बाय सिस्टम, या तो सिस्टम खुद वर्क करेगा, सिस्टम खुद वर्क करेगा और जिसके अंदर एनर्जी की ट्रांसफर होगी। बेटा सिस्टम खुद वर्क करेगा, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम होगा, या होगा वर्क इज डन ऑन सिस्टम। इसका मतलब वर्क जो जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि गैस का जो हम पढ़ रहे हैं गैस स्टेट के अंदर, तो गैस स्टेट के अंदर जो वर्क होता है इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसका मतलब या तो वर्क इज डन बाय सिस्टम होगा
सिस्टम जो होगा वो इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा वर्क के अंदर। या वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, वर्क इज डन ऑन सिस्टम जब होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बेटा जब वर्क इज डन ऑन सिस्टम होता है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। देखो जब वर्क इज डन ऑन सिस्टम होता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जब वर्क इज डन बाय सिस्टम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब है एनर्जी कंज्यूम होती है, उस एनर्जी के जरिए वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एनर्जी की ट्रांसफर दो तरीकों से होती है बेटा, एक वर्क की सूरत में, अच्छा दूसरा हीट की सूरत में। अब आते हैं वर्क पे पहले। तो देखो वर्क जो है W बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बेटा देखो जो वर्क है वो क्या है, माइनस P एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजिंग। ठीक है, वॉल्यूम में चेंजिंग, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन मूव करेगा। देखो कंसीडर करते एक सिस्टम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। बेटा सिस्टम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, उसका एरिया, और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, बेटा इसको हम कहते हैं पी एक्सटर्नल। प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। इसका मतलब है फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रही है। बेटा जो फोर्स लग रही है ना, एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। और अगर पिस्टन उसके अपोज जाएगा, अगर पिस्टन इसके अपोज जाता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है। देखो फोर्स जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा एक होता है इंटरनल प्रेशर, बेटा एक होता है उसका इंटरनल प्रेशर, ठीक है, एक होता है पी इंटरनल, प्रेशर इंटरनल है। अच्छा एक है प्रेशर एक्सटर्नल, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे हम, बेटा एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, और पिस्टन जो है वो उसके अपोज जा रहा है। पिस्टन अगर उसके अपोज जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो वर्क माइनस का होगा, वो बेटा वर्क जो होगा वो माइनस का होगा। अब देखो पिस्ट, देखो अपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, इसके अंदर होता है कि अगर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, देखो बेटा फोर्स डाउनवर्ड लगे और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो क्या हो, उसके अपोज हो, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोज हो, इसका मतलब है सपोज करते हैं इस तरह हो, और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाए, पिस्टन यहां तक पहुंच गया, बेटा ये है V1, ये है V1, ठीक है, और इसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हैं P एक्सटर्नल। बेटा ये P एक्सटर्नल प्रेशर है, मगर जो पिस्टन है वो उसके अपोज जा रहा है, पिस्टन उसके अपोज जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वॉल्यूम हो गया V2। इसका मतलब है एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, बढ़ गया है वॉल्यूम, और जो वर्क हुआ है वो वर्क नेगेटिव का होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम प्रेशर लेते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं। तो इसमें देखो P एक्सटर्नल मैंने लिखा है, प्रेशर एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब है फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, और जो पिस्टन है उसके अपोज जा रहा है, पिस्टन देखो बेटा उसके अपोज जा रहा है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो उसके अपोज है, तो इसका मतलब है वर्क जो होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। इसलिए वर्क इज डन बाय सिस्टम जो होता है, बेटा वर्क इज डन बाय सिस्टम, देखो वर्क इज डन
बाय सिस्टम, ठीक है, बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है, और जिसके अंदर डेल्टा वी पॉजिटिव का होगा। क्यों? डेल्टा वी होता है बेटा V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, वो पॉजिटिव का होगा। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो जो डेल्टा वी आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। डेल्टा वी किसके अंदर आएगा? जो डेल्टा वी होगा प्लस का होगा। एक्सपेंशन होगी, मगर वर्क जो होगा वो किसका होगा? नेगेटिव का होगा। तो वर्क होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहां पे जो हम प्रेशर लेते हैं वो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं, ठीक है, इसलिए वर्क किसका हो जाता है? नेगेटिव का हो जाता है। तो वर्क डन बाय सिस्टम में जो वर्क होगा वो नेगेटिव का होगा। याद कर लो, वर्क डन बाय सिस्टम में, वर्क डन बाय सिस्टम और या एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क होता है वो नेगेटिव का होता है, ठीक है। एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क होगा वो किसका होगा? नेगेटिव का होगा, ये ध्यान में रखना। डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मगर वर्क नेगेटिव का होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि जो हम प्रेशर यूज कर रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और जो पिस्टन है, वो जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, वो उसके अपोज जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क होगा वो नेगेटिव का वर्क होगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम में बेटा, वर्क इज डन बाय सिस्टम में वर्क होता है नेगेटिव का। अब देखो किस तरह प्रूव करना है। तो एक्चुअली वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। वर्क क्या है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है हमने, किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाएं, किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाएं, अगर वो डिस्टेंस कवर करती है तो ये तो वर्क आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगेगी इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एफ बराबर हो जाएगा पी ए के। पी ए, अच्छा पी कौन सा? ये एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर है पिस्टन के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब ये जो प्रेशर हम ले रहे हैं वो बाहर का प्रेशर ले रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एफ जो होगा वो पी ए प्रेशर इनटू पी ए के बराबर होगा। तो अब एफ की जगह पी ए पुट कर दें तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू किसके बराबर होगा? पी ए इंटू डी एल। याद कर लो, ये जो वर्क होगा ये बेटा माइनस का होगा, इसलिए कि जो फोर्स लग रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर हुआ इसके अपोज हुआ है। इसका मतलब है फोर्स के, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, उसी डायरेक्शन में वर्क नहीं हुआ, उसके अपोज डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इसके अपोज डायरेक्शन में हुआ है। इसका मतलब वर्क जो होगा वो माइनस का होगा, बी एक्सटर्नल। अच्छा, ए एरिया है बेटा, ए एरिया होता है, ए है एरिया, और डीएल का मतलब है चेंज इन लेंथ। तो याद कर लो एरिया को, अच्छा देखो एरिया को जब हम चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया, ए एरिया और डीएल का मतलब है चेंज इन लेंथ, तो आपको मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम। देखो बेटा, एरिया को, ये ए एरिया है और डीएल है चेंज इन लेंथ। देखो ए एरिया है, डीएल क्या है? चेंज इन लेंथ। यहां से लेकर यहां तक फासला, यहां से लेकर यहां तक पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया है, पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव किया है, पिस्टन ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो होगा माइनस पी, पी प्रेशर, और ये किसके बराबर है?
ये बराबर है चेंज इन वॉल्यूम के, ये बराबर बेटा चेंज इन वॉल्यूम, तो W बराबर होगा P माइनस P डेल्टा V। और ये वर्क डन बाय सिस्टम है बेटा, वर्क इज डन बाय सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ये वर्क सराउंडिंग के ऊपर हुआ है, सिस्टम ने वर्क खुद की है, इसका मतलब है सिस्टम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है बेटा वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को चेंज करेगा, किसके अंदर, वर्क के अंदर, जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी बेटा, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना वो जो होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, बेटा वर्क डन ऑन सिस्टम, ये V1 है और ये V2, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, बेटा सिस्टम पर वर्क हुआ है, कंप्रेशन हुई है, क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है, और डेल्टा V जो होगा वो होगा V2 माइनस V1। बेटा जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अच्छा, तो V2 की वैल्यू कम है बेटा, V2 की वैल्यू क्या है, कम है, V2 की वैल्यू स्मॉल है, इधर देखो, V2 की वैल्यू कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी कंप्रेशन के अंदर, और मगर वर्क पॉजिटिव का होगा, जो वर्क होगा इसके अंदर पॉजिटिव का होगा बेटा, देखो कंप्रेशन के अंदर जब भी कंप्रेशन होगी तो डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी, मगर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव का होगा, जो वर्क होगा वो किसका होगा, वो होगा पॉजिटिव का, ठीक है, और W बराबर होगा प्लस डी P डेल्टा V, वर्क डन ऑन सिस्टम, बेटा वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो याद करो जब भी वर्क इज डन ऑन सिस्टम हो, वर्क इज डन ऑन सिस्टम हो, तो वर्क की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव की होगी, वर्क की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, इसका मतलब है जब भी सिस्टम के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, जब भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, देखो वर्क डन ऑन सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, देखो वर्क इज डन ऑन सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, बेटा वर्क डन ऑन सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो होती है बढ़ती है, वर्क पॉजिटिव का होता है, वर्क डन बाय सिस्टम में एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी वर्क में तब्दील हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम में इंटरनल एनर्जी
ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। बेटा सिस्टम की जो एनर्जी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आते हैं हीट पे। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बेटा एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, और ये एक्सचेंज होती है। फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। बेटा एनर्जी का फॉर्म है, या समझें जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है हीट की सूरत में, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग सिस्टम की तरफ, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के फर्क की वजह से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे लिखेंगे इसको हम, क्यू से लिखते हैं। हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है। ये बेटा स्टेट फंक्शन भी नहीं है। इट इज पाथ डिपेंडेंट। अच्छा, यूनिट इज जूल। जो यूनिट है हीट का वो क्या होता है, जूल होता है। या कैलोरीज होता है। बेटा जूल होता है या कैलोरीज होता है। और व्हेन के एक कैलोरी जो है फोर 4.182 जूल के बराबर होता है, या 1 जूल जो है 0.239 कैलोरीज के बराबर होता है। बेटा 1 जूल, तो एक कैलोरी जो है 4.184 जूल के बराबर होती है। कभी लिखा होता है 4.184 जूल लिखा होता है, कभी 4.18 लिखा होता है, ठीक है बेटा, कभी 4 भी लिखा होता है, कभी लिखा होता है 4.182 लिखा होता है। और 1 जूल जो था 0.239 कैलोरीज के बराबर है। अच्छा, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। बेटा जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो Q के लिए पॉजिटिव होगी। जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देखो जब सिस्टम हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो Q की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखो जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो Q की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और Q की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम।
जब सिस्टम हीट रिलीज करता है तो क्यू के लिए नेगेटिव होती है। बेटा देखो, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो क्यू के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहता है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बट इट कैन बी चेंज। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह इसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं टोटल जो एनर्जी है सिस्टम और सराउंडिंग की कांस्टेंट रहेगी। बेटा जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम और सराउंडिंग की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब कंसीडर करते हैं एक सिस्टम है। बेटा कंसीडर करते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, और जिसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में E1 है। बेटा कंसीडर करते हैं एक सिस्टम है जिसकी जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट में E1 है, ठीक है, उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसको बाहर से हम हीट सप्लाई करेंगे। अच्छा, हीट सप्लाई करने से उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो चेंज होगी, और दूसरा क्या होगा, वर्क डन भी होगा। दूसरा क्या होगा, वर्क डन होगा। इसका मतलब है जो आपने हीट सप्लाई की सिस्टम को, वो हीट किस में तब्दील हो गई, एक तो एनर्जी में चेंज हो गई, अच्छा दूसरा वर्क में कन्वर्ट हो गई। जो सिस्टम को आपने हीट सप्लाई की है तो हीट देने से क्या हुआ, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, E1 से E2 हो गई। अच्छा दूसरा, पिस्टन ने मूव किया और साथ साथ वर्क भी हुआ, साथ क्या हुआ, वर्क भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। बेटा डेल्टा ई किसके बराबर है? क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है। डेल्टा ई किसके बराबर है? क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब ये कौन सा है? वर्क डन बाय सिस्टम है। बेटा वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है, और डब्ल्यू किसके बराबर होता है? पी डेल्टा वी के। तो इसको पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी। बेटा डब्ल्यू किसके बराबर है? माइनस पी डेल्टा वी के बराबर है। माइनस माइनस क्या, सॉरी, ये माइनस है और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब देखो, वर्क डन बाय सिस्टम में वर्क जो होता है वो बेटा माइनस का होता है। देखो वर्क डन बाय सिस्टम में जो वर्क होगा वो किसका होगा? माइनस का होगा। और वर्क डन ऑन सिस्टम में ऑन सिस्टम में जो वर्क होता है वो होता है प्लस का। तो बेटा ये फसला का थर्मोमीटर तब फार्मूला लगेगा जब वर्क डन ऑन सिस्टम हो। देखो ये फार्मूला तब लगेगा जब वर्क इज डन ऑन सिस्टम हो। तब देखो वर्क डन ऑन सिस्टम में देखो डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। रीजन? क्योंकि वर्क माइनस का, इसलिए। बेटा वर्क डन, ओ सॉरी, अच्छा लिखने में बेटा गलती हुई, एक मिनट। वर्क डन, वर्क डन बाय सिस्टम। अच्छा, तो वर्क डन बाय सिस्टम में बेटा डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो वर्क डन बाय सिस्टम, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क करेगा। जब खुद वर्क करेगा तो वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो बेटा उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और फार्मूला ये बन जाता है। देखो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई का दूसरा फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। बेटा ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम जब क्या हो? वर्क इज डन ऑन सिस्टम हो। तो अब देखो डेल्टा ई के दो फार्मूले बन गए। बेटा डेल्टा ई कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हो गए। देखो डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो डेल्टा ई किसके बराबर है? क्यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये तब होगा वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। और वर्क डन ऑन सिस्टम में देखो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखो वर्क डन ऑन सिस्टम में क्या हुआ है? डेल्टा ई इंक्रीज। बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वर्क डन ऑन सिस्टम में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा, वर्क डन ऑन सिस्टम में कंप्रेशन होती है। बेटा देखो वर्क डन ऑन सिस्टम के अंदर कंप्रेशन होगी, और डेल्टा ई डेल्टा वी नेगेटिव का होगा। मगर वर्क
जो होगा वो पॉजिटिव का होगा, नोट कर दो बेटा। कंप्रेशन होगी, वर्क डन ऑन सिस्टम का ये फार्मूला लगेगा डेल्टा ई का। देखो वर्क डन में ये वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई इंक्रीज होगा, कंप्रेशन होगी, डेल्टा वी निगेटिव का होगा क्योंकि कंप्रेशन में पिस्टन नीचे जाता है, ठीक है। वर्क डेल्टा वी का जब नेगेटिव हो जाता है, मगर वर्क जो वो पॉजिटिव होता है, पहले आपको बता चुका हूं। अच्छा, ऊपर वाले में देखो, ये वाला जो फार्मूला तब लगेगा जब वर्क डन बाय सिस्टम हो। बेटा ये वर्क डन बाय सिस्टम हो, वर्क इज डन बाय सिस्टम हो, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो वर्क किसका होगा, माइनस का होगा। वर्क बेटा होगा माइनस का, और इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली में बता रहा हूं आपको, वर्क डन बाय सिस्टम में एक्सपेंशन होगी, डेल्टा वी पॉजिटिव का होगा क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। बेटा एक्सपेंशन होगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, और V2 जो होगा वो ज्यादा होगा, V1 कम होगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, मगर वर्क नेगेटिव का होगा। वर्क नेगेटिव का क्यों होगा, क्योंकि हम एक्चुअली प्रेशर जो हम ले रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं, जो हम प्रेशर ले रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर है। अब प्रेशर एक्सटर्नल का मतलब है प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और जबकि डिस्टेंस जो कवर हो रहा है बेटा, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो उसके अपोज डायरेक्शन में है, इसलिए जो वर्क है वो क्या होता है, नेगेटिव का हो जाता है। तो पंजाब की बुक में देखो, पंजाब की बुक में, फेडरल की बुक में, अगर इंडियन बुक्स पढ़ेंगे तो सबके अंदर यही बात लिखी हुई है कि वर्क डन ऑन सिस्टम में, वर्क डन ऑन सिस्टम में वर्क पॉजिटिव का होता है, और वर्क डन बाय सिस्टम में वर्क नेगेटिव का होता है। ये ज़हन में रखना बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम में वर्क नेगेटिव का होता है, और वर्क डन ऑन सिस्टम में वर्क पॉजिटिव का होता है। डेल्टा आई के दो फार्मूले बन गए। देखो डेल्टा आई का एक ऊपर वाला फार्मूला है, देखो एक ऊपर वाला फार्मूला है जिसमें आगे साइन किसकी लगी हुई है, नेगेटिव की साइन है। तो ऊपर वाली जो डेल्टा आई की वैल्यू बता रही है कि वर्क डन बाय सिस्टम है बेटा, देखो वर्क डन बाय सिस्टम, और नीचे वाली जो डेल्टा आई की वैल्यू क्या बता रही है कि वर्क डन ऑन सिस्टम। तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम के अंदर क्या होता है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डेल्टा आई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और वर्क डन बाय सिस्टम में क्या हो रहा है, पी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू कम होगी, डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा ये दोनों चीजें देखेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है, जो कहता है कि डेल्टा ई बराबर है क्यू। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर, मगर फिर डब्ल्यू की साइन लगानी पड़ेगी बेटा, डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब साइन लगा दो, साइन कौन सी है, वर्क की दो साइन है, माइनस का वर्क होता है, दूसरा होता है प्लस का। एक है माइनस पी डेल्टा वी, यहां पे माइनस का लगा दिया आगे साइन, और यहां पे साइन किसकी लगाई है, प्लस की। जब ये साइन हम प्लस की लगा देते हैं तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाता है। अब जब साइन इसके आगे माइनस की लगा देता हूं तो वर्क डन बाय सिस्टम हो जाता है, ये ध्यान में रखना। और ये दोनों बातें इसके अंदर कही गई हैं, बुक के अंदर भी बेटा, बुक के अंदर ये मतलब जो वर्क है इसके बारे में कहा गया है ये। अच्छा उसके बाद है अच्छा, प्रूव दैट क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। बेटा प्रूव करना है क्यू वी, क्यू वी से मुराद है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा देखो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
तो क्यू वी क्या है? क्यू वी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है बेटा, वॉल्यूम को हमने क्या रखना है? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क होगा ही नहीं बेटा। देखो जो वर्क है वो वर्क होता है, देखो वर्क होता है पी डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अच्छा देखो पी एक्सटर्नल माइनस इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी से बराबर है चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो वी वन इज इक्वल टू वी टू। वी वन और वी टू दोनों बराबर होंगे। डेल्टा वी बराबर होगा जीरो के। पिस्टन मूव नहीं करेगा बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पिस्टन फिक्स होगा और पिस्टन मूव नहीं करेगा। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो पिस्टन होगा वो फिक्स होगा एक जगह पे, पिस्टन मूव नहीं करेगा और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा तो अब देखो W बराबर है माइनस पी इंटू जीरो, तो वर्क भी किसके बराबर होगा? जीरो हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क जीरो। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो या वर्क इज इक्वल टू जीरो। पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ में इक्वेशन आप प्रूव करेंगे तो Q इज इक्वल टू देखो डेल्टा ई बराबर है Q माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा Q माइनस जीरो के। तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा? Q के बराबर हो जाएगा। और जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारे के सारे इंटरनल जी कन्वर्ट होगी बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारे के सारी इंटरनल जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारे के सारी क्यू में तब्दील हो जाएगी। मतलब एनर्जी की जो ट्रांसफर होगी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी की ट्रांसफर होगी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, हीट के जरिए ट्रांसफर हो सकती है मगर वर्क नहीं होगा। बट देखो एनर्जी को दो चीजों से आप ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर हो सकती है, एक हीट के जरिए, हीट की एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। अच्छा दूसरा वर्क के जरिए, मगर वर्क तो होगा नहीं, वर्क तो होगा जीरो। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्यू वी। क्यू वी के बराबर हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा ई बराबर हो गया क्यू वी के, या क्यू वी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के। तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल जी। जो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो चेंज इन इंटरनल जी के बराबर होगी। इसका मतलब है क्यू वी जो है वो डेल्टा ई के बराबर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और वर्क बराबर है जीरो के। V1 और V2 दोनों बराबर, डेल्टा V बराबर है जीरो के। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क जीरो होगा, डेल्टा V जीरो होगा।
पी डेल्टा भी 0 होगा। ठीक है, तो आज जितना पढ़ लिया और बाकी कल क्लास होगी, कल आपको पढ़ा दूंगा मजीद।